तो हम लोग देख रहे हैं कक्षा 10 की मैथ के महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो यह भाग आपका 6 है और इस भाग में हम लोग वास्तविक संख्याओं से संबंधित अन्य प्रश्न जो बाकी भी बचे थे उनको करने वाले हैं। देखो अगला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रश्न संख्या है 21, सीरियल गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है कि संख्या 92 और 510 का एलसीएम ज्ञात करो। तो ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, तो कैसे करे जाते हैं देखो। आपको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना है, ठीक है, साथ में लगाने हैं। तो हमको एलसीएम ज्ञात करना है, एलसीएम ऑफ 92, 510। ठीक, तो क्या करते हैं हम लोग, ऐसे किया जाता कि नहीं। देखो 92 लिखेंगे और इसके फैक्टर करेंगे। 2 से जाएगा, 2 चक्कू 8, 12 हुआ, 2 छंग 12। फिर आ गया आपका 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, 23 हुआ। अब 23 एक अभाज्य संख्या है तो 23 के ही पहाड़े में आएगी, 23 एकम 23। तो आपके 92 के अभाज्य गुणनखंड क्या मिले हैं देखो। अभाज्य गुणनखंड क्या है, 2 गुणा 2, सीधे लिख रहे हैं ना, 2 की पावर 2 गुणा 23, 23 की पावर 1। अब 510 की बात करते हैं। देखो 510 2 से जाएगा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 पंचे 10, 11 हुआ ना, 10 होगा फिर से, 2 पंचे 10। अब 2 से तो जाने वाला नहीं, 5 से जाएगा, जाएगा देखो, 5 25, 5 एकम 5, 51 हुआ। 51 आता है आपका 17 के पहाड़े में, 17 तियाँ 51, 3 के भी पहाड़े में आता है 51। ठीक है, अब बाकी 3 तो आपका 3 से ही जाएगा। तो 510 के अभाज्य गुणनखंड आपके हो गए 2 की पावर 1, 3 की पावर 1 गुणा 5 की पावर 1 गुणा 17 की पावर 1, ये हो गए। अब एलसीएम में क्या किया जाता है, दोनों संख्याओं के जो उभयनिष्ठ गुणनखंड मिले उनको लेना है और उसके साथ साथ जो नहीं भी मिलने हैं उनको भी लेना है। और घात में कौन सी होगी, कैसे वाले उठाने हैं, जिनमें घात अधिक हो, है ना। तो अधिक वाली घात उठाओ। देखो तो लिखने वाले हैं पहले क्या, एलसीएम ऑफ 92, 510। तो देख रहे हैं हम लोग 2 की पावर 2 ज़्यादा है ना, तो इसको उठाएंगे। तो आपका यहाँ पर 2 की पावर 2 हो गया, फिर 3 की पावर 1 है, ठीक, 5 भी एक ही नज़र आ रहा है, बाकी आपको 17 और 23 नज़र आएगा। अब इनकी गुणा भी करनी पड़ेगी, करते हैं। देखो 2 की पावर 2 का मतलब 4, और ये 2 और 3 की गुणा करें, 2 और 3 और 5 की गुणा करेंगे 15 हो जाएगा। फिर आगे 17 की गुणा 23 साथ करें, कितना होता है, 17 तियाँ 51 का 1 हासिल लगा आपका 5, 17 दूनी 34 और 34 5 39, ये हो गया। फिर आगे 15 चक्कू कितना होता है, 60 गुणा 391। अब 6 का पहाड़ा आता है, क्या हो जाएगा देखो, 6 की गुणा करने वाले हैं यहाँ, 6 कम 6, 6 नाम 54, बचा 5 हासिल, 6 तियाँ 18, 18 5 23 और 0 था आपका, ये आ गया आपका एलसीएम। ठीक, ये जल्दी इसलिए बताया क्योंकि आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो। ठीक, तो ये हो गया आंसर, आंसर मैच कर लेना अगर लगा रहे हो आप। ठीक, अब देखने वाले हैं
अब जो ये क्वेश्चन है आपके जो आए अब ये स्टार्ट हुए हैं, इनमें से एक परीक्षा में ज़रूर आएगा, ठीक है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से समझना है। कैसे किए जाते हैं क्लास में तो बताया है, ठीक, यहाँ पर भी बताने वाले हैं, और परीक्षा में एक आएगा ज़रूर, फिक्स है ये, ठीक क्वेश्चन। देखो अब ये ज़रूरी नहीं कि √2 दिया होगा कि √3 कि √7, सब में मेथड एक ही लगेगा, ठीक। देखो क्या कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या करेंगे, हल लिखेंगे, ठीक। अब क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, इसमें विरोधाभास वाला काम करा जाता है इसमें, है ना। इसका उल्टा मान लेते हैं कि √2 एक क्या है, परिमेय संख्या है। तो क्या लिखेंगे यहाँ, माना √2 एक परिमेय संख्या है। जब इसको परिमेय मान लेंगे तो इसको हम लोग P/Q के रूप में लिख पाएंगे कि नहीं, तो लिखेंगे अतः √2 बराबर P/Q, लिख सकते हैं कि नहीं। और ये भी बता देंगे जहाँ Q ≠ 0, और क्या बताएंगे, जहाँ P व Q आपके क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं। क्या हैं, दोनों पूर्णांक हैं। सब में यही काम करना है, इस प्रकार के क्वेश्चन जितने भी हों सब में यही काम। दोनों क्या हैं, आपके पूर्णांक हैं। एक मिनट, फिर आगे। अब देखो, अब पूर्णांक मान लिया, अब थोड़ा ध्यान से समझना है। यहाँ पर P/Q दिया है। अब इसमें P और Q दोनों पूर्णांक है, तो पूर्णांक में कुछ भी हो सकते हैं। मान लो क्या हो सकते हैं, 2/4 हो सकते हैं, 3/6 हो सकते हैं, ठीक, कोई भी संख्या हो सकती है। तो अगर 2/4 दिया होता है तो क्या ये पूर्ण हल है, नहीं है, क्योंकि अभी इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल रहे हैं। कैसे, क्योंकि ये देखो 2 के पहाड़े में दोनों आते हैं, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो आपका आंसर आ गया 1/2। अब ये पूरा हल हुआ कि नहीं। इसी तरीके से हम लोग क्या मान लेते हैं कि P/Q में भी कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड है आपके, तो उनको हल करेंगे, ठीक। उसके बाद फिर कोई एक नई भिन्न तैयार होगी कि नहीं, उसको लिखते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पर, चूँकि यदि P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, तब क्या करेंगे, हल करेंगे, और एक नई भिन्न प्राप्त होगी आपको। तो वो मान लेते हैं क्या प्राप्त हुई, A/B, ठीक। अब बता देंगे यहाँ पर भी, क्या बताएंगे, जहाँ A व B सह अभाज्य हैं। अब सहअभाज्य जानते हो कि नहीं, सहअभाज्य क्या होता है, ऐसी दो संख्याएं, तीन संख्या जितनी भी हो, है ना, जिनका क्या हो, मासा कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। मासा कितना होना चाहिए, HCF 1, मतलब कि वो किसी भी संख्या से विभाजित ना हो, केवल और केवल किससे विभाजित हो, 1 से, ठीक है। तो वो सहअभाज्य संख्या कहलाती हैं। तो यहाँ पर ये हो गया A/B, ठीक। अब क्या करने वाले हैं, इसको थोड़ा हल करने वाले हैं। तो B को हम इधर पहुँचाने वाले हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, A बराबर √2 गुणा B। इतना काम कर लिया। अब क्या करेंगे, समझते जाना ध्यान से, ठीक। अब दोनों ओर क्या करेंगे, वर्ग करने पर, दोनों ओर या दोनों तरफ, है ना, वर्ग करने पर
क्या हो जाएगा आपका ए स्क्वायर बराबर, इधर अंडर रूट 2 तो अंडर रूट हट जाएगा, 2 बचेगा और बी का बी स्क्वायर हो जाएगा। होगा कि नहीं? अब इसको क्या करेंगे, समीकरण हम लोग एक मान लेंगे, क्योंकि अभी इसका काम आगे आने वाला है। आपको क्या करना है, सिर्फ देखते जाना है कैसे किया जा रहा है। सेम स्टेप ये सब में करना पड़ेगा। अंडर रूट 2 दिया हो, अंडर रूट 3 दिया हो या रूट 7 दिया हो, ये कोई भी संख्या हो, सब में आपको इसी विधि का प्रयोग करना है। तो देखो ये हो गया। अब हमको यहाँ पर क्या नज़र आ रहा है कि ए स्क्वायर जो है, ए स्क्वायर दिख रहा, इसके दो फैक्टर नज़र आ रहे हैं। कैसे? एक तो 2 नज़र आ रहा है, आ रहा कि नहीं, और एक बी स्क्वायर। लेकिन बी स्क्वायर हमको पता नहीं यहाँ पर कौन सी संख्या है, लेकिन 2 तो फिक्स हो गया कि 2 ही है। तो हमको ये तो चीज़ पता हो गई, इसलिए क्या पता हो गया, ए स्क्वायर का, ए स्क्वायर कैसे लिखते हैं, 2 ए स्क्वायर का गुणनखंड है। होगा कि नहीं? बी स्क्वायर कोई भी संख्या हो सकती है, हमको मालूम नहीं है, लेकिन एक चीज़ पता हो गई कि 2 जो है वो ए स्क्वायर का क्या है, गुणनखंड है। इतना हो गया। अब एक आपने प्रमेय पढ़ी होगी इसी चैप्टर में, कि अगर किसी संख्या के वर्ग का कोई गुणनखंड है, मतलब कि कोई किसी संख्या के वर्ग, अगर कोई संख्या का हम लोग वर्ग कर रहे हैं, उसका कोई अगर फैक्टर है, कैसा, अभाज्य गुणनखंड, तो वो संख्या, जिस संख्या का वर्ग किया है, जिस संख्या का क्या किया गया है, वर्ग, उसका भी क्या होगा, वो फैक्टर होगा। तो जैसे यहाँ पर हमने ए का स्क्वायर किया है, तो ए के स्क्वायर का गुणनखंड हमको 2 मिला है, इसका मतलब ए का भी गुणनखंड कौन होगा, 2 होगा। तो वही लिखने वाले हैं। इसलिए 2 ए का भी गुणनखंड होगा। यहाँ पर अगर चाहो तो ये लिख दो, अभाज्य गुणनखंड। ठीक, तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 2 ए का भी अभाज्य गुणनखंड होगा। इतना हो गया। अब आगे, जब 2 ए का भी गुणनखंड होगा, अब ए कोई संख्या होगी, ए कोई संख्या होगी तो उसमें उसके जब फैक्टर किए जाएंगे, अतः जब हम लोग ए के फैक्टर करेंगे तो उसमें हमको क्या नज़र आने वाला है, 2। बाकी और कोई संख्या हो सकती है, जैसे क्या करें, 6 के फैक्टर करें, तो 6 के फैक्टर करेंगे तो 2 आएगा और 3 आएगा, इनसे तो मिलकर बना है 6। तो 2 तो है इसका एक फैक्टर, दूसरा कौन है, 3 है 6 का। ऐसे अगर ए का फैक्टर किया जाएगा तो उसमें 2 तो फिक्स आएगा ही, उसके अलावा और कोई भी संख्या आ सकती है, उसको हम लोग मान लेते हैं कि वो आपकी है के। क्या है, के। ठीक, जहाँ बता देंगे, जहाँ के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। ठीक, इतना हो गया। अब समझना ध्यान से, अब ए की वैल्यू आपकी आ गई है 2k, आई कि नहीं। अब ये वैल्यू जो है, अब हम लोग जो समीकरण 1 माने थे उसमें रखेंगे, तो उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, समझना ध्यान से। लिखने वाले ए का मान, अब ए का मान, ए का मान समीकरण 1 में रखने पर 4 नंबर में आता है, याद रखना। ठीक है, रखते हैं। देखो समीकरण 1 आपकी क्या थी, ये है, आ रही नज़र,
ये ठीक। ए स्क्वायर के स्थान पर रखेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 2k का स्क्वायर ये होगा, और इधर साइड आपका है 2 × b², है कि नहीं। तो स्क्वायर जब खोलेंगे तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ 4k² बराबर 2b²। अब 2 को इधर वाले, ये 2 को क्या करने वाले हैं, बाएं तरफ ले जाते हैं, तो इधर बचेगा आपका b², उस तरफ चला जाएगा 4/2 हो जाएगा कि नहीं, कि सीधे काट दें। देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यहाँ बचा कितना बचा आपका 2k², ये बचा कि नहीं। अब फिर से देखो एक कहानी चालू हो गई, नहीं क्या, b² के 2 फैक्टर हमको मिल गए, एक तो 2 मिला और दूसरा k² मिला, बस यही हमको समझना था। यहाँ 2 फैक्टर मिले, अब क्या करने वाले समझो ध्यान से। अतः 2b² का अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए क्या हो जाएगा, 2 जो है आपका b का भी, ये क्यों निकालने अभी समझ जाओगे, b का भी अभाज्य गुणनखंड होगा। इतना हो गया ठीक, ये चीज़ समझ पाओगे नहीं। अब एक चीज़ हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, क्या देख रहे हैं, समझना ध्यान से। a का 2 भी गुणनखंड है ना, a का 2 गुणनखंड है, b का भी क्या है 2 गुणनखंड है, और हम लोग ऊपर क्या लिख चुके थे यहाँ कि a व b क्या है आपकी सह अभाज्य संख्या है, मतलब कि ये किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होंगी। लेकिन यहाँ पर 2 तो मिल गया हमको, दोनों में ऊपर और नीचे 2 मिल गया। कैसे, जैसे देखो कहीं दिया हो आपका 8/16, तो इसको अगर हम देखें तो क्या लिख सकते हैं, 1 × 8 इसको लिख सकते हैं 2 × 8। तो इसमें उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन नज़र आ रहा है, 8 आ रहा कि नहीं। 8 के फैक्टर में भी 8 आपको नज़र आएगा, और 16 के फैक्टर में भी 8 नज़र आ रहा है, तो ये दोनों में क्या हो गया, उभयनिष्ठ हो गया कि नहीं। अगर ये ना होते तो फिर 1/2 बचता आपका, और 1/2 ये दोनों 1 और 2 क्या होते हैं, सहभाज्य संख्या होते हैं एक दूसरे के लिए, ठीक। तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है आपका, समझो कि 2 जो है a का भी गुणनखंड है, फैक्टर है, b का भी फैक्टर है, तो ये फिर सहभाज्य संख्या कहाँ बची, और a और b कहाँ बची कहीं, तो फिर गलत सिद्ध हो गया। तो क्या लिखने वाले हैं अब, क्या लिखेंगे, अभाज्य गुणनखंड है, ठीक, इतना हो गया। तो लिखेंगे अतः 2a व b दोनों का उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है ना, विरोध नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर हमने लिख चुके हैं, हम लोग क्या लिखे हैं कि ए बी सहभाज्य है, विरोधाभास है। जिसका कारण, आगे क्या लिखोगे, जिसका कारण क्या है, जिसका कारण हमारी
गलत परिकल्पना है। गलत परिकल्पना है। अब क्या लिखेंगे? अतः। अतः √2 एक अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये आपको तरीका पूरा ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन का आपका आंसर हो गया है ना, सिद्ध हो गया यहाँ पर। इसी प्रकार का अगला क्वेश्चन आपका है, नहीं समझ में आया दोबारा देखो, ये सेम ऐसे ही आपको करना पड़ेगा, ठीक। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या है, √3 के लिए अब बताना है आपको, सेम यही होगा, ठीक। आज यही 2 क्वेश्चन रखेंगे क्योंकि टाइम फिर ज़्यादा हो जाएगा। देखो इसको करें, थोड़ा जल्दी करेंगे, है ना। देखो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, विरोधाभास के लिए क्या करेंगे, मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। जब परिमेय मान लेंगे तो अतः इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं ना। अतः P/ मतलब √3 बराबर P/Q, और जहाँ Q क्या है आपका, ≠ 0 है। और क्या बताने वाले, जहाँ P व Q सेम वही काम करने वाले हैं, बस √3 लिख के है। Q दोनों पूर्णांक हैं, पूर्णांक हैं। उसमें नहीं समझ पाए तो इसमें समझो, है ना। अब P व Q दोनों पूर्णांक है। अब ये इसमें क्या हो सकता है, कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो सकता है ना, तो लिखने वाले हैं। चूँकि P व Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो तब उसको हल करेंगे, है ना। फिर क्या हो जाएगा आपका, √3 बराबर एक नई संख्या प्राप्त होगी, परिमेय संख्या होगी, वो भी A/B। ये हो गया आपका, ठीक। यहाँ भी बता देंगे, जहाँ A व B पूर्णांक नहीं लिखोगे, सह अभाज्य, मतलब कि इनमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड अब नहीं है ना, सह अभाज्य है। ये हो गया। अब आगे, अब थोड़ा हल करते हैं। B की गुणा यहाँ होगी, तो A हो जाएगा आपका बराबर √3 गुणा A, नहीं B गया ना उधर। अब क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर लिखते हैं। देखो दोनों ओर वर्ग करने पर क्या हो जाएगा आपका, A² बराबर 3 गुणा B² होगा कि नहीं। अब इसको क्या करते हैं हम लोग, समीकरण 1 मान लेते हैं। 1 मान लिया। अब क्या करेंगे, देखो अतः क्या दिख रहा हमको, A² का 3 एक गुणनखंड नजर आ रहा है कि नहीं, तो लिखोगे 3 A² का एक अभाज्य गुणनखंड है। इसलिए 3 जो है A का भी
एक अभाज्य गुणनखंड होगा। आपको ये नहीं देखना कि कितना बड़ा सवाल है ना, लिखते जाओ सीरियल से, वो बड़ा हो ही जाएगा। अभी ये ना देखो कितना बड़ा है, ठीक। जो काम किया जा रहा है वो करते जाओ, लास्ट में देखोगे तो आपका भी क्वेश्चन क्या हो जाएगा, उसका हल जो है काफ़ी बड़ा नज़र आएगा। तो बस करते जाओ, लिखते जाओ, जो कुछ भी हो रहा है, जो आप सोच रहे हो वो बस लिखना है यहाँ पर। देखो ये हो गया। अतः जब 3 ए का भी गुणनखंड है तो ए कोई संख्या होगी, है ना, तो उसका 3 तो एक गुणनखंड होगा ही होगा, साथ में कोई अन्य भी गुणनखंड होगा कि नहीं, ए बना होगा जिससे। तो यहाँ पे बता देंगे जहाँ के कोई पूर्णांक है, कोई पूर्णांक है। इतना हो गया। फिर आगे अब ए की वैल्यू समीकरण 1 में रखने वाले हैं, रखते हैं। अब ए का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा आपका। देखो ए स्क्वायर बराबर दिया था 3b², तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 3k, सीधे स्क्वायर करते हैं 9k² हो जाएगा आपका, और उधर बचेगा आपका 3b²। 3 से 9 गया, 3 बार में है ना, तो बचेगा आपका b² बराबर 3k²। अब हमको क्या नज़र आ रहा है, यहाँ स्क्वायर का उधर नहीं भेजना, अंडर रूट नहीं बनाना है, ठीक। बस इतना देखो क्या नज़र आ रहा है हमको। अतः 3 जो है b² का एक गुणनखंड होगा कि नहीं। देखो ये 3 भी और k² भी है, लेकिन k² को पता नहीं कौन सा पूर्णांक है। b² का एक अभाज्य गुणनखंड है, इसलिए 3 जो है आपका b का भी एक अभाज्य गुणनखंड होगा। अब अतः अब 3 देखो b का भी आ रहा है और a का भी गुणनखंड आ रहा है, जो कि क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग a और b लिख चुके हैं, क्या हैं ये आपके सहभाज्य हैं, है ना। तो गड़बड़ हो गया। आप यहाँ क्या लिखोगे, अतः 3 a व b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। ये नज़र आ गया कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। जिसका कारण क्या रहा बताओ, जिसका कारण जो हम लोगों ने ये परिकल्पना की है ना, इसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। ये हो गया। अब क्या करोगे, बता दोगे, अतः √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो देखो लिख रहे हैं, अतः 3 नहीं बनाना है, अतः लिखना है, ठीक। अतः √3
एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या होगी ये हो गया आपका आंसर। ठीक, सिद्ध कर दिया हम लोगों ने, हेंस प्रूव्ड हो गया। ठीक, तो इस प्रकार से कि आंसर आपको इसका देना है, तो बड़ा नहीं है। ठीक, सब वही काम है, लेकिन एक दो बार आपको ये करने पड़ेंगे अपने मन से। नहीं समझ में आ रहा तो देख लेना है ना दोबारा। अगला भी बता दें क्या? ऐसे क्वेश्चन बहुविकल्पी में किए हैं ना, बता दें ये भी। देखो अभी तो 30 मिनट हुआ है ना, देखते हैं ये वाला भी 40 मिनट तो हो जाए। देखो क्या करना है, सिद्ध कीजिए कि 3 प्लस अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो करते हैं, देखो कैसे किया जाता है। वही मान लेंगे, माना 3 प्लस अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान ली? परिमेय संख्या है। ये उससे छोटा है। ठीक है, क्यों छोटा है भी समझ जाओगे। अतः जब परिमेय संख्या है तो इसको हम लोग लिख पाएंगे पी अपान क्यू के रूप में। अतः 3 प्लस अंडर रूट 2 बराबर पी अपान क्यू। और बता देंगे जहाँ पी व क्यू दोनों पूर्णांक हैं। क्या हैं आपके? पूर्णांक हैं। तथा और क्या है? क्यू नॉट इक्वल टू 0। इतना बता दिया। अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे उभयनिष्ठ वाला कुछ भी नहीं मानना है आपको। क्या करना है? देखो 3 का पक्षांतर करेंगे, इधर साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका? प्लस का उधर दिया, उधर साइड जाएगा तो माइनस का, तो इधर बचेगा आपका अंडर रूट 2 बराबर पी अपान क्यू। बहुत आसान है ये। देखो इतना हो गया। अब आपको भिन्न हल करनी आती हैं, कैसे करोगे? देखो इसके नीचे एक होता है कि नहीं, क्या करेंगे? वज्र गुणा करेंगे। इसकी गुणा यहाँ एक की पी के साथ और क्यू की 3 के साथ, और एक और क्यू की भी गुणा कर लेंगे आपस में। तो देखो क्या हो जाएगा, इधर तो आपका रूट 2 है, उधर एक की गुणा कर दे, पी के साथ क्या हो जाएगा? पी 1 जा पी। क्यू की गुणा 3 के साथ करेंगे तो 3 क्यू, बीच में माइनस चिन्ह लगा था उसको लगा दिया, और क्यू की गुणा 1 के साथ तो क्यू ही बचेगा, है ना। इतना हो गया। अब समझो यहाँ पर पी आपका एक पूर्णांक था, उसमें हमने क्या किया? 3Q को घटा दिया। अब यहाँ पर Q 3Q में भी हम देखें अगर, तो Q भी क्या है? एक पूर्णांक है। अब पूर्णांक में अगर 3 की गुणा करेंगे, 3 भी क्या है? आपका पूर्णांक है। तो पूर्णांक में अगर पूर्णांक की गुणा करते हैं तब भी क्या हमको मिलता है? पूर्णांक। और पूर्णांक को अगर किसी पूर्णांक के साथ घटाते हैं तब भी हमको क्या मिलेगा? पूर्णांक मिलेगा। तो ये ऊपर वाला आपका पूरा क्या हो गया? पूर्णांक। हुआ कि नहीं? बटे नीचे भी आपका क्या है? पूर्णांक है। ये तो पहले से पता है, हमने लिखा भी हम लोगों ने, है ना। इसका मतलब पूर्णांक बटे पूर्णांक बराबर आ गया आपका अंडर रूट 2। आया कि नहीं? देखो ये अंडर रूट 2 दिख रहा है, ये बराबर किसके है? पूर्णांक बटे पूर्णांक, मतलब पी अपान क्यू के रूप में है अंडर रूट 2। जबकि अभी हमने ऊपर सिद्ध किया कि अंडर रूट 2 क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ गड़बड़ हो गया कि नहीं? इसके आधार पर हम लोग क्या कहेंगे? जो पूर्णांक बटे पूर्णांक आया है ये आपका, इसके आधार पर क्या कहेंगे? यही तो बताएंगे कि अतः अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है। जो ये रिजल्ट आया इसके आधार पर बता रहे हैं ना, परिमेय संख्या है। जो कि क्या है बताओ? जो कि विरोधाभास है कि नहीं? विरोधाभास है। क्यों है बताओ? ऐसा क्यों है?
क्योंकि अंडर रूट 2 क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या होती है जो कि विरोधाभास है, जिसका कारण हमारी गलत परिकल्पना है। तो नीचे क्या लिखोगे, अतः अंडर रूट दो एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः जो अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या के साथ कोई भी संख्या आप जोड़ोगे तो वो भी क्या, उसके बाद उसका भी रिजल्ट क्या आएगा, आपका अपरिमेय संख्या ही आएगा। तो यहाँ पर अंडर रूट 2 के साथ जुड़ा था 3, अतः 3 प्लस अंडर रूट 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ये हो गया आंसर, ठीक, सिद्ध हो गया। बस इस प्रकार से किए जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। देखो ये तो छोटे इतने बड़ा है ना, तो नहीं समझ आ रहा तो दोबारा देखो, सेम ऐसे ही करना पड़ेगा आपको, है ना। तो ये हो गया अंडर रूट 60, मतलब अंडर रूट 7 इसका निकाल के दिखाओ, है ना, करना तुम लोग कि इसको सिद्ध करके दिखाओ कि ये एक अपरिमेय संख्या है। कैसे करोगे, इसी तरीके से करो, देखो होता है कि नहीं, हो जाएगा, है ना। ये हो गया आपका, तो आज इतने रखते हैं। आगे ये भी सेम वैसे जैसे अभी बताया है ना, तो इसको भी आप चाहो तो कर सकते हो। बाकी अगले वीडियो में देखते हैं इसका हल।